बट यहाँ से डायरेक्टली मुख्य परीक्षा के प्रश्न बनते हैं। जैसे संविधान सभा के समक्ष क्या चुनौतियां रही। कहने का मतलब कि हमारी संविधान सभा जब संविधान निर्माण का कार्य कर रही थी तो उसे किस तरह की मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, उसे कौन कौन सी चुनौतियां झेलनी पड़ी, एक एक करके उनके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए, ये तो आपको मालूम ही है कि संविधान सभा के अंदर बहुसंख्यक सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे। संविधान सभा के अंदर आप देखते हैं या आपने पढ़ा है कि बहुसंख्यक सदस्य कांग्रेसी थे। खास करके माउंटबेटन योजना के बाद तो एकदम से तय हो गया कि पूरी संविधान सभा ही मानो कांग्रेसमय हो गई, है ना। लेकिन हमें यह बात नहीं भूलना चाहिए कि तब कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज की तरह या आज की जैसी कांग्रेस पार्टी नहीं थी। तब की कांग्रेस का एजेंडा सत्ता प्राप्ति नहीं था, बल्कि देश को स्वाधीन बनाकर एक नए देश के रूप में निर्मित करना था। यानी उसके कंधे पर राष्ट्र निर्माण का दायित्व था। इसलिए जैसे आज के राजनीतिक दलों के अंदर आप देखेंगे कि तमाम तरह की बंदिशें होती है, बंधन होते हैं। खास करके राजनीतिक दल के सदस्यों के ऊपर अनेक प्रकार के बंधन आरोपित कर दिए जाते हैं, जिसको हम दलीय बंधन कहते हैं। कहने का मतलब कि आप पार्टी लाइन से डेविएट नहीं हो सकते। अगर आप ऑपोजिशन में है तो रूलिंग पार्टी की खिलाफत करनी है, चाहे मुद्दा खिलाफत के लायक हो या ना हो। समझ रहे मेरी बात। अगर सपोज आप रूलिंग पार्टी में हैं तो ऑपोजिशन वाले को आड़े हाथों लेना है, चाहे किसी मुद्दे पर आप सहमत या असहमत कुछ भी हो, आप पार्टी लाइन को ब्रीच नहीं कर सकते। बट उन दिनों ऐसी बात नहीं थी। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर विभिन्न विचारधाराओं के पोषक हुआ करते थे। जैसे संविधान सभा के अंदर ही आप देख लें तो जो कांग्रेसी सदस्य थे उसमें आपको कुछ समाजवादी मिलेंगे, कुछ उदारवादी मिलेंगे, कुछ गांधीवादी, कुछ अपने को दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी कहकर संबोधित करते थे। यानी संविधान सभा के कांग्रेसी खेमे के अंदर तमाम विचारधाराएं हुआ करती थी। तो विचारधाराओं को लेकर आप कह सकते हैं विरोधाभास तो बना ही था। अब समस्या ये थी कि आप संविधान सभा को इस संदर्भ में ना लें कि वो केवल कांग्रेस पार्टी थी, बल्कि इस संदर्भ में लें कि संविधान सभा के जो सदस्य थे वे विभिन्न विचारधाराओं के पोषक थे। और सबसे मजे की बात ये देखी गई कि अलग अलग विचारधाराओं के पोषक निरंतर इस कोशिश में लगे हुए थे कि संविधान निर्माण के दौरान संविधान में जो भी प्रावधान जोड़े जाएं उन पर, मतलब उन प्रावधानों पर उनकी विचारधारा का अधिक प्रभाव हो। अब संविधान सभा को एक सिंगल एंटिटी आप मान ले, एक सिंगल होल मान ले, एकल निकाय मान ले, तो आपको नहीं लगता कि एकल निकाय के रूप में निर्णय लेना मुश्किल हो जाएगा। मतलब सभा आसानी से किसी मुद्दे पर कंसेंसस जनरेट नहीं कर सकती थी, सर्वसम्मति जनरेट नहीं कर सकती थी। वजह सभा के भीतर भिन्न भिन्न विचारधाराओं के पोषक थे। अब समाजवादी विचारधारा वाले निरंतर इस कोशिश में थे कि संविधान के भीतर ज्यादातर समाजवादी प्रावधान जोड़े जाएं। उदारवादी विचारधारा के समर्थक इस कोशिश में थे कि हमारा संविधान उदारवादी राह पर चले, इसके अंदर ज्यादातर प्रावधान उदारवादी किस्म के हों। गांधीवादियों की यह कोशिश थी कि हमारे संविधान में अधिकतर प्रावधान गांधीवादी हो। अब ऐसे में संविधान सभा के लिए ये बड़ी चुनौती भरी स्थिति हो गई कि इन विभिन्न विचारधाराओं के मध्य
कैसे तालमेल स्थापित किया जाए, ये संविधान सभा के समक्ष पहली और अहम चुनौती थी। उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। अभी तमाम चुनौतियों पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन उस कड़ी में हमने आपके साथ पहली चुनौती साझा की। ठीक है, तो कहने का मतलब मैं संक्षेप में एक दो लाइन में इसको लिख दे रहा हूं ताकि आप अपनी नोटबुक में अपडेट कर लेंगे। चुनौतियां, पहली चुनौती क्या थी? विभिन्न विचारधाराओं के मध्य तालमेल व समन्वय कायम करना। आप इसे एक्सप्लेन कर ही देंगे, एक बार फिर से बता देता हूं कि संविधान सभा के समक्ष ये पहली चुनौती विभिन्न विचारधाराओं के मध्य तालमेल व समन्वय कायम करना, ये किस तरह की चुनौती थी? तो आप बोलेंगे कि माना कि संविधान सभा में कांग्रेसियों की बहुमत थी, लेकिन कांग्रेसी खेमे के अंदर ही तमाम विचारधाराओं के पोषक थे, तमाम विचारधाराओं को आगे बढ़ाने वाले सदस्य थे। ठीक है, आप जैसे एग्जाम्पल में बता देंगे, उदारवादी, समाजवादी, ज्ञानवादी, दक्षिणपंथी, इस तरह के, गांधीवादी, सभी चाहते थे कि संविधान में उनकी विचारधारा का अधिक प्रभाव दिखे, अधिक इन्फ्लुएंस दिखे। ठीक है, तो भाई इन विभिन्न विचारधाराओं के पोषकों के बीच, इन विभिन्न विचारधाराओं को आगे बढ़ाने वाले सदस्यों के मध्य वैचारिक रूप से कैसे तालमेल स्थापित किया जाए, ये संविधान सभा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरी चुनौती पर। देश के आर्थिक विकास हेतु आखिर किस प्रतिमान का चयन किया जाए? प्रतिमान को अंग्रेजी में मॉडल लिखते हैं। इस प्रश्न को सुलझाना भी संविधान सभा के लिए काफी चुनौती भरा था। मैं इधर हट जाता हूं ताकि आपको दिखे। हाँ, देश के आर्थिक विकास हेतु किस प्रतिमान या किस मॉडल का चयन किया जाए। अब देखिए, जब हमारी संविधान सभा संविधान लेखन का कार्य कर रही थी, उस समय दुनिया के अंदर शीत युद्ध छिड़ चुका था, शीत युद्ध का दौर प्रारंभ हो चुका था। कहने का मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, उसके जस्ट बाद शीत युद्ध का दौर शुरू हो गया 1945 ऑनवर्ड्स। 1945 से लेकर 1991 तक दुनिया में शीत युद्ध का दौर चला। ठीक है, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत दुनिया शीत युद्ध में प्रवेश कर चुकी थी। ये जो शीत युद्ध था, ये बेसिकली वैचारिक वर्चस्व का संघर्ष था, वैचारिक वर्चस्व की लड़ाई थी। और यह वैचारिक वर्चस्व की लड़ाई बेसिकली दो विचारधाराओं के मध्य छिड़ी हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि वो दोनों विचारधाराएं कैसी थी? तो दोनों विचारधाराएं मूलतः दो अलग अलग आर्थिक प्रतिमानों की बात कर रही थी। जैसे ये जो शीत युद्ध नामक संघर्ष था, ये संघर्ष था
उदारवाद बनाम समाजवाद के मध्य। अब देखिए, उदारवाद कहें या समाजवाद कहें, दोनों ही राजनैतिक विचारधाराएं हैं, लेकिन ये दोनों राजनैतिक विचारधाराएं दो अलग अलग आर्थिक प्रतिमानों का सृजन करती हैं, दो अलग अलग इकोनॉमिक मॉडल्स को हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। उदारवादी राजनीतिक विचारधारा जिस आर्थिक प्रतिमान की वकालत करती है उसे कहते हैं पूंजीवाद, है ना। पूंजीवादी आर्थिक प्रतिमान। और समाजवादी राजनीतिक विचारधारा जिस आर्थिक प्रतिमान यानी इकोनॉमिक मॉडल को हमारे सामने प्रस्तुत करती है उसे कहते हैं समाजवादी आर्थिक प्रतिमान। समाजवादी आर्थिक प्रतिमान। देखिए, उदारवाद अथवा इस पर आधारित पूंजीवादी आर्थिक प्रतिमान की वकालत पश्चिमी यूरोप, वेस्टर्न यूरोप प्लस नॉर्दर्न अमेरिका के देश कर रहे थे। इनको सामान्य भाषा में पश्चिमी मुल्क बोला गया, पश्चिमी देश। या कह सकते हैं पश्चिमी विश्व। और इस पश्चिमी विश्व का नेतृत्व करता था संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यूएसए के नेतृत्व में जो पश्चिमी जगत था वो बेसिकली उदारवादी राजनीतिक विचारधारा की बुनियाद पर आधारित पूंजीवादी आर्थिक प्रतिमान को पूरे देश में, पूरे विश्व में फैलाने की कोशिश में था। वहीं दूसरी तरफ ये जो समाजवादी खेमा था, समाजवादी खेमे का झंडा बरदार यूएसएसआर तथा ईस्ट यूरोप हुआ करता था। समझ रहे हैं मेरी बात? यूएसएसआर, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसे हिंदी में सोवियत संघ कहा जाता था। अब इसका अस्तित्व तो नहीं रहा, इसलिए अब जब इसकी बात होती है तो अंग्रेजी में ऑस्टवाइल यूएसएसआर या फॉर्मर यूएसएसआर लिखा जाता है, हिंदी में भूतपूर्व सोवियत संघ। तो इन्हें बोला गया यूरेशियाई खेमा, है ना, यूरेशियाई विश्व इनको कहा गया। यूरेशियाई विश्व, क्योंकि सोवियत संघ में एशियाई देश थे और यूरोप से पूर्वी यूरोप वाला खेमा इसमें था, तो पूर्वी यूरोप और एशिया के गठबंधन को यूरेशिया कहकर संबोधित किया गया। ठीक है, तो मुख्य तौर पे आप समझ लीजिए। अच्छा हाँ, इस यूरेशियाई विश्व का नेतृत्व करता कौन था? तो आप कह सकते हैं सोवियत संघ, है ना, ऑस्टवाइल यूएसएसआर। क्योंकि अब जब लिखेंगे हम तो भूतपूर्व कहकर ही लिखेंगे, ऑस्टवाइल यूएसएसआर, भूतपूर्व सोवियत संघ। ठीक है, अब भारत जो है, जब ये शीत युद्ध छिड़ गया था उसी समय भारत को आज़ादी मिली थी। भाई 45 से शीत युद्ध स्टार्ट हो गया, भारत को आज़ादी मिली 1947 में, है ना। और विधिवत रूप से अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान निर्माण के कार्य की दिशा में हम 29 अगस्त 1947 को प्रवेश किए, जब संविधान के ढांचे को तैयार करने के लिए, प्रारूप को तैयार करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर के नेतृत्व में प्रारूप समिति का गठन हुआ, है ना। मतलब मकान का नक्शा बनाने का दायित्व मुख्य अभियंता को सौंप दिया गया, चीफ इंजीनियर को सौंप दिया गया कि आप नक्शा बना दीजिए। फिर राजमिस्त्री, श्रमिक सब मिलके मकान खड़ी कर देंगे। समझ रहे हैं? तो बिना नक्शे के मकान बनाने का कार्य तो शुरू होगा ही नहीं। तो नक्शा बनने का कार्य
29 अगस्त 1947 से प्रारंभ हुआ। खैर, संविधान निर्माण का कार्य हमारा पूर्ण होता है 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। अब ये जो दौर है, आपको नहीं लगता कि इसी बीच में कहीं पड़ेगा, 1945 से 1991 के बीच, यानी शीत युद्ध का दौर। और देखिए, उस दौर में ये जो दोनों खेमे थे दुनिया के अंदर, उनको कह लीजिए पश्चिमी खेमा, इन्हें कह लीजिए यूरेशियाई खेमा, ये दोनों चाहते थे कि दुनिया में इनकी विचारधारा को अधिक महत्व मिले, इनकी विचारधारा का वर्चस्व बढ़े। समझ रहे हैं? पश्चिमी खेमा चाहता था कि उदारवाद पर आधारित पूंजीवादी आर्थिक प्रतिमान पूरे विश्व में विस्तार ग्रहण करे, विस्तारित हो। सोवियत खेमा चाहता था, या यूरेशियाई खेमा चाहता था कि समाजवाद का पूरे विश्व पर प्रसार हो, समाजवाद को पूरे विश्व में व्यापक विस्तार हासिल हो। अब रही बात भारत की, इंडिया की। इंडिया के अंदर आपको बताऊं, 3 तरह की सोच उन दिनों मतलब लोगों के जेहन में हुआ करती थी। भारत के लोग 3 तरह के मतलब विचारों के साथ थे। एक तबका ऐसा था जो पश्चिम के उदारवाद पर आधारित पूंजीवादी आर्थिक प्रतिमान को पसंद करता था, है ना। अभी संक्षेप में आपको मैं पूंजीवादी आर्थिक प्रतिमान और समाजवादी आर्थिक प्रतिमान की विशेषताएं भी बता दूंगा। हालांकि मुझे याद है पीछे की क्लासेस में जरूर इन्हें कहीं ना कहीं डिस्कस किया होगा आपके साथ, बट कोई नहीं। तो भारत के अंदर, या कह लीजिए भारत की संविधान सभा के अंदर, सदस्यों का एक समूह ऐसा था जो चाहता था कि भारत के आर्थिक विकास के लिए पूंजीवादी आर्थिक प्रतिमान का चयन किया जाए, पूंजीवादी आर्थिक मॉडल का चयन किया जाए। समझ रहे हैं मेरी बात? एक दूसरा खेमा था जो चाहता था कि भारत के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए हमें समाजवादी आर्थिक प्रतिमान का सहारा लेना चाहिए। जाहिर सी बात है वे लोग सोवियत संघ के आर्थिक प्रणाली से संभवतः प्रभावित रहे होंगे, और जो पूंजीवाद के समर्थक थे वे पश्चिम यूरोप के उन्नत औद्योगिक समाजों के अंदर जिस प्रकार की आर्थिक प्रणाली हुआ करती थी उससे प्रभावित रहे होंगे। तो ये तो दो धड़ा आपको संविधान सभा में साफ तौर पर दिख गया, पूंजीवादी, समाजवादी। आपको बताऊं, एक और खेमा था गांधीवादी। वे चाहते थे कि गांधीवादी प्रतिमान को अपनाकर देश के आर्थिक विकास के मार्ग को प्रशस्त किया जाए। अब गांधीवादी आर्थिक मॉडल की भी विशेषताएं थोड़ा हम लोग संक्षेप में समझ लेंगे एक एक करके, है ना। बट इतना तो आप जान गए ना कि जब मसला आया, जब मुद्दा आया कि देश के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए किस आर्थिक मॉडल को चयन किया जाए, उस समय आप देखेंगे संविधान सभा के अंदर एक राय बनती हुई नहीं दिख रही थी। संविधान सभा अलग अलग हिस्सों में बट गई थी। सदस्यों का एक समूह चाहता था पूंजीवाद को अपनाओ, पूंजीवाद की राह पर चलते हुए देश के आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करो। एक खेमा समाजवादी आर्थिक प्रतिमान को अपनाने की वकालत कर रहा था, एक खेमा गांधीवादी आर्थिक प्रतिमान को अपनाने की वकालत कर रहा था। मूल रूप से यही 3 खेमे थे। अब बताइए, संविधान सभा मतलब समेकित रूप से संविधान सभा, आपको नहीं लगता कि आसानी से किसी निर्णय पे नहीं पहुंच सकती थी? अगर संविधान सभा ये राय प्रकट करती कि चलो पूंजीवाद को अपना लिया जाए, तो फिर समाजवादी और गांधीवादी विचारधारा वाले सदस्य खिलाफत करते, वे सहमत नहीं होते। यही बात अन्य विचारधारा के साथ भी होती तो समस्या पैदा होती। तो आप कह सकते हैं कि देश के आर्थिक विकास हेतु किस प्रतिमान का चयन किया जाए, यह अपने आप में संविधान सभा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, है ना। तो चुनौती का रूप तो आपने देख लिया, समझ भी लिए हैं,
बट थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी देश के अंदर आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए पूंजीवादी आर्थिक प्रतिमान अपनाया गया हो तो इसकी क्या विशेषताएं होंगी, है ना। इससे पता चल जाएगा कि पूंजीवाद की क्या विशेषताएं हैं, समाजवादी आर्थिक प्रतिमान में क्या कुछ विशेष होता है, गांधीवादी आर्थिक प्रतिमान में क्या कुछ विशेष होता है ना। चलिए।